हेलो। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम की अपनी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई थी। दोस्तों, अपन ने एक सेकंड पेपर की रणनीति का वीडियो डाला था। दोस्तों, मेरे को एक बार आप सब कमेंट करके अवश्य बताना कि दोस्तों वो अपना जो रणनीति का वीडियो अपन ने सेकंड पेपर की रणनीति का जूनियर अकाउंटेंट का जो वीडियो डाला है, वो आप में से किस किस ने देखा और देखा तो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं चाहते कमेंट में तो यस या नो अवश्य लिखें दोस्तों। अगर आपने वीडियो देखा और अच्छा लगा तो यस लिखें। आपने वीडियो देखा नहीं नहीं देखा या फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो नो लिखें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्लास के नीचे यस या नो के आपको आंसर्स मुझे मिलने चाहिए। दोस्तों, अपन राजस्थान सेवा नियम का नियम संख्या 94। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, मैं 2-3 दिन वापस आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं आपका जितना जल्दी मिशन मोड पे जितना मुझे समय मिलेगा उतना समय लेते हुए मैं आपका राजस्थान सेवा नियम फटाफट कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। वैसे दोस्तों, अपन नियम संख्या 94 पे पहुंच चुके हैं और अब अपन पहले ये पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन अपन ने 70 से 80% लगभग सिलेबस अपन ने कर लिया है। राजस्थान सेवा नियम का भी अपन ने 70 से 80% तक सिलेबस कर लिया है। 20% सिलेबस बचा है दोस्तों। वो सिलेबस भी मैं आपको अब जल्दी से जल्दी मिशन मोड पे कोशिश करूंगा। जितना समय मिलेगा तो मैं आपकी एक क्लास दिन में, कभी 2 क्लास, कभी 3 क्लास, जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी रेगुलर क्लास ला करके कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको रणनीति का वीडियो अच्छा लगा और पहले पेपर में भी आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन सी बुक्स से पढ़ें पहले पेपर में, तो दोस्तों मैं उसकी भी आपकी मदद कर दूंगा। उस पेपर के लिए भी मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले तो आपसे बात कर रहा हूँ। पहले तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, ये पेज नंबर 1 है आज की क्लास का। सेवा समाप्ति अवकाशों की देयता 94, 94। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। दोस्तों, ये 5 पेज हैं आज की क्लास में। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिया तो वापस से एक बार पेज खोल रहा हूँ। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, पेज नंबर 5। दोस्तों, ये हुआ आज की क्लास के आपके लिए स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक नियम समझाता हूँ। इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा, तीनों नियमों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार से मैं एक एक नियम को आसान भाषा में शानदार तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, समझना, बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। नियम संख्या 94। दोस्तों, ये नियम संख्या 94 किसके संबंध में? सेवा समाप्ति अवकाश की देयता। दोस्तों, ये सेवा समाप्ति अवकाश किसको दे होते हैं? दोस्तों, ये अस्थायी कर्मचारियों को दे होते हैं। जो कर्मचारी अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जिन कर्मचारियों को राज्य सरकार लगाती है, उन कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी कहा जाता है। जिस प्रकार से वर्तमान में महात्मा गांधी विद्यालय में टीचर लगाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी विद्यालय में क्या लगाए जा रहे हैं दोस्तों? टीचर लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अस्थायी कर्मचारी, जिन्हें आपने बहुत बार सुना होगा, ये आपके लिए सिंपल सी बात है। संविदा पर नौकरी लगना या अस्थायी कर्मचारी के रूप में नौकरी लगना या कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी लगना, ये सब शब्द सुने होंगे। तो उन कर्मचारियों पर, अस्थायी कर्मचारी है जो पक्की सेवा में नहीं है, उन कर्मचारियों पर नियम संख्या 94 लागू होता है। और ये नियम क्या कहता है? सेवा समाप्ति अवकाश की देयता। दोस्तों, जिस प्रकार से अपन उपार्जित अवकाश की बातें करते हुए आ रहे थे, उसी प्रकार से इसमें 300 दिन तक का सेवा समाप्ति अवकाश देगा इनको। 300 दिन तक का अधिकतम है दोस्तों। ये के बदले में इनको क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। लेकिन ये सेवा समाप्ति अवकाश दे कब है, उसकी शर्तें दे रखी हैं दोस्तों। संस्थापन में कटौती या पद में समाप्ति पर क्या कर दिया गया हो? कर्मचारियों को हटा दिया गया हो,
या तो पद समाप्त कर दिए गए हो, किसी पद पर अस्थायी कर्मचारी लगा रखा है, उस पद को ही राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उस पद को, जैसे वर्तमान समय में विद्यालयों के अंतर्गत जो प्रधानाचार्य का पद होता था, हेडमास्टर का पद होता था दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया गया है वर्तमान समय में। और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दो ही पद रखे हैं, प्राचार्य प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोस्तों दो ही पद रखे गए हैं। प्रधानाचार्य का जो हेडमास्टर का जो पद था वो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पदों को राज्य सरकार कभी न कभी ऐसा लगता है उन्हें कि इस पद की आवश्यकता नहीं है तो समाप्त कर देती है। और उस पे कोई, उस पद पे क्या लगा था, कोई अस्थायी कर्मचारी नौकरी कर रहा था, उसको हटा दिया गया है। तो उसने जो पहले उपार्जित कर रखे थे अवकाश 300 दिन तक के, उनके बदले में उसको भुगतान किया जाएगा, यानी कि सेवा समाप्ति अवकाश बोला जाएगा। यहाँ पे स्थायी कर्मचारी का मामला है और उसको बीच से सेवा से पदों की कटौती, स्थानापन्न में कटौती, पदों की समाप्ति के कारण उसको हटा दिया गया है। तो उसको जो उसने उपार्जित कर रखे थे अवकाशों को, उसको सेवा समाप्ति अवकाश बोलेंगे। और हटा दिया गया, ऐसी स्थिति में अधिकतम उसको 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश दे होगा। पद की पूर्णता योग्यता नहीं रखता, पद की पूर्णता योग्यता नहीं रखता, वो मतलब कि उसके पास उस पद की योग्यता नहीं है और योग्य व्यक्ति राज्य सरकार को अब मिल गया है या ज्वाइनिंग हो गई है, तो दोस्तों उसको पद से हटा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भी सेवा समाप्ति अवकाश दे होंगे उसको, यानी कि जो उसने अवकाश उपार्जित कर रखे उन अपार्जित अवकाशों का भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी तीसरा, प्रशासनिक सुविधा उनको ध्यान में रख के हटा दिया गया है। विभागीय कार्रवाई आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा, यानी कि ऐसा पद है दोस्तों, अनावश्यक पद है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है विभाग में, उस अस्थायी कर्मचारी के बिना भी काम चल सकता है। तो प्रशासनिक सुविधा की ध्यान में रखते हुए, यानी कि अनावश्यक रूप से, मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई एक पद पर अस्थायी कर्मचारी लगा रखा है संविदा पे और उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगे सक्षम प्राधिकारी को कि इस कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है, तो दोस्तों राज्य सरकार क्या करेगी, उस अस्थायी कर्मचारी को हटा सकती है, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर हटा सकती है। विभागीय कार्रवाई आवश्यक नहीं हो तो इस प्रकार से, इन तीनों प्रकार से किसी अस्थायी कर्मचारी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। हटा दिया जाए तो दोस्तों उसको सेवा समाप्ति अवकाश, जो उसने उपार्जित कर रखे थे अवकाश, उनको सेवा समाप्ति अवकाश के रूप में भुगतान किया जाएगा। अधिकतम 300 दिन के उपार्जित अवकाश के भुगतान बदले में भुगतान किया जाएगा। ये 3 कंडीशंस में दोस्तों अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर कोई कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी के बारे में तो अपन ऊपर नियमों में पढ़ के आए दोस्तों, स्थायी कर्मचारी हो चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, जो नियम संख्या 91 में अपन पढ़ के आए हैं, सबको उपार्जित अवकाश मिलते हैं और सबके उपार्जित अवकाश जुड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों स्थायी कर्मचारी थे, उनके बारे में अपन रिटायरमेंट के मामले में भी पढ़ के आगे, त्याग पत्र देता है तो 1.5 महीने का, इस प्रकार से अपन पढ़ के आए, 2.5 माह का प्रति माह के वेतन के आधार पर उनको भुगतान कर दिया जाता है, वो भी पढ़ के आए। लेकिन अस्थायी कर्मचारी बीच में जाता है, हटाया जाता है, निष्कासित होता है, बर्खास्त होता है, तो उसके मामले में क्या करेंगे, इसलिए नियम संख्या 94 में जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया है, सेवा समाप्ति अवकाश की देयता। अब दोस्तों अब तक मैंने जो बोला वो समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ बस वो पॉइंट्स आपको याद रखने। सेवा समाप्ति अवकाश की देयता के संबंध में नियम संख्या 94 है दोस्तों। नियम संख्या 94 क्या है सेवा समाप्ति अवकाश की देयता के संबंध में है। अस्थायी कर्मचारियों पर सेवा समाप्ति अवकाश लागू का नियम संख्या 94 में लागू होगा। 300 दिन तक के उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जाएगा। भुगतान कब किया जाएगा, इन शर्तों पर, अगर 3 शर्तें दे रखी, इन शर्तों पर अगर कर्मचारी को हटाया गया है तो ये भुगतान किया जाएगा। संस्थापन में कटौती के कारण पद समाप्ति पर, अगर पद समाप्त कर दिया गया है, संस्थापन में कटौती के कारण हटाया गया है, या पद की पूर्ण योग्यता नहीं रखता, योग्यता वाला व्यक्ति मिल गया है तब हटाया गया है, या प्रशासनिक सुविधा के लिए यानी कि विभागीय कार्रवाई आवश्यक नहीं हो, यानी कि कोई कार्य किसी विभाग में अस्थायी कर्मचारी लगा रखा है, वहां पे अब अस्थायी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है, तो अनावश्यक रूप से राज्य सरकार का व्यय बचाने के लिए भी अस्थायी कर्मचारी को लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो 3 कंडीशन में अगर अस्थायी कर्मचारी को हटाते हैं तो उसको उपार्जित जो अवकाश थे उनका 300 दिन तक का उसका भुगतान किया जाएगा, और इसको सेवा समाप्ति अवकाश की देयता बोलते हैं। इनका उपार्जित अवकाशों का जो भुगतान किया जाता है अस्थायी कर्मचारी के मामले में।
अस्थायी कर्मचारी यदि दोस्तों स्वयं त्यागपत्र देता है ना, स्वयं छोड़ के जा रहा है, उसको हटाया नहीं गया, हटाया गया है तो अपन अभी पढ़ के आए 300 दिन तक का अवकाश का भुगतान किया जाएगा उसको, उपार्जित अवकाश का। लेकिन अस्थायी कर्मचारी है यानी कि उसको स्वयं त्याग पत्र देके जा रहा है, इच्छा से छोड़ के जा रहा है, तो शेष उपार्जित अवकाशों की आधी सीमा तक अधिकतम 150 दिन, यानी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 100 उपार्जित अवकाश उपार्जित कर सकते थे दोस्तों, 100 उपार्जित कर रखे हैं अवकाश किसी कर्मचारी ने और वो स्वयं त्याग पत्र देके जाता है, स्थायी कर्मचारी है, तो दोस्तों उसको आधे दिन के अवकाश का भुगतान किया जाएगा जो उसने उपार्जित कर रखे हैं। तो 100 का आधा हो गया दोस्तों 50 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जाएगा। यदि मान लो किसी कर्मचारी ने 300 दिन का उपार्जित, अधिकतम कितने दिन उपार्जित कर सकता है अवकाश, 300 दिन तक के उपार्जित कर सकता है अवकाश, तो दोस्तों 300 दिन का उपार्जित कर रखा है अवकाश और वो कर्मचारी छोड़ के जाता है, त्याग पत्र देता है, स्वयं क्या देता है, त्याग पत्र देता है, तो वो कर्मचारी को कितने दिन का उपार्जित अवकाश दे होगा, तो दोस्तों 300 दिन का आधे का भुगतान किया जाएगा, बटे 2 कर देंगे तो 150 दिन का। तो अधिकतम कितने दिन का, क्योंकि दोस्तों अधिकतम उपार्जित अवकाश 300 दिन हो सकते हैं और भुगतान आधे का किया जाएगा, तो अधिकतम उसको 150 दिन तक के उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जाएगा अगर अस्थायी कर्मचारी त्याग पत्र देके जाता है तो। सेवा समाप्ति अवकाश देनी, कौन सी स्थिति में सेवा समाप्ति का जो अपना अवकाश दे रहे हैं, जिसका भुगतान कर रहे हैं ऊपर, ये कौन कौन सी स्थिति में देनी है। कर्मचारी शिक्षार्थी क्या हो, पार्ट टाइम कर्मचारी हो, स्थायी कर्मचारी पार्ट टाइम नौकरी पर हो, आधे समय के लिए हो, 4 घंटे 3 घंटे के लिए लगा रखा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको सेवा समाप्ति अवकाश देनी होंगे, यानी कि उसको त्याग पत्र दे दिया या छोड़ के चला गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया। पार्ट टाइम है तो उसको देनी होगा, छोड़ के चला गया तो भी देनी होगा, उसको हटा दिया गया तो भी देनी हो। पार्ट टाइम है तो उसको किसी भी प्रकार से उपार्जित अवकाश का भुगतान देनी हो। बर्खास्त और निष्कासित कर दिया गया तो भी उसने जो उपार्जित कर रखे अवकाश है उनके बदले में सेवा समाप्ति अवकाश का भुगतान नहीं किया जाएगा। बर्खास्तगी और निष्कासन किन किन स्थितियों में भुगतान किया जाएगा वो अभी अपन 3 पॉइंट इसी नियम में पढ़ के आए। पहली स्थिति, पद समाप्ति के कारण हटाया गया हो। दूसरी स्थिति, वो उसके पास योग्यता नहीं थी, योग्य व्यक्ति मिल गया हो। तीसरी स्थिति, प्रशासनिक सुविधा के लिए हटाया गया हो। तो 3 स्थितियों में अगर हटाया जाएगा तो उसको भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों ये नियम संख्या, अब इसको आप शॉर्ट में समझे दोस्तों, क्या याद रखना है आपको। सेवा समाप्ति अवकाश की देयता के संबंध में नियम संख्या 94 यह स्थायी कर्मचारियों पर लागू है। 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश देय पद की समाप्ति के कारण या योग्यता नहीं रखने के कारण और या फिर उसको प्रशासनिक सुविधा के कारण अगर हटाया गया तो भुगतान किया जाएगा। यदि वो त्याग पत्र देके जाता है तो उसके उपार्जित अवकाशों का आधा का भुगतान किया जाएगा। 150 दिन कमा रखे हैं तो 75 दिन का भुगतान, 300 दिन उपार्जित अवकाश है तो 150 दिन का, अधिकतम 300 दिन उपार्जित कर सकता है, आधे का भुगतान किया जाएगा तो अधिकतम 150 दिन का भुगतान किया जा सकता है। सेवा समाप्ति अवकाश देनी है, कौन से कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा सेवा समाप्ति अवकाश, पार्ट टाइम नौकरी में या बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, निष्कासित या बर्खास्त कर दिया गया, सेवा से हटा दिया गया है, तो ऐसे कर्मचारी को भी अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों नियम संख्या 94A ये कहता है विश्राम काल विभाग, यानी विश्रामकालीन विभाग कौन से होंगे इसके संबंध में 94A दोस्तों, विश्राम काल को कर्तव्य माना गया है। पहला पॉइंट तो ये, विश्राम काल को कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि दोस्तों कर्तव्य नहीं मानेंगे विश्राम काल को तो दोस्तों उसकी अवकाश मानेंगे। विश्राम काल को कर्तव्य नहीं मानेंगे और अवकाश मानेंगे तो दोस्तों उसके अवकाशों में से अवकाश कटेंगे विश्राम काल के। ऐसा होता नहीं है, अपन पढ़ के आए कि विश्राम काल में क्या अवकाश नहीं माना जाता है, विश्राम काल को अवकाश नहीं माना जाता है, कर्तव्य माना जाता है, क्योंकि तभी उसको बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर, आपने पढ़ा था विश्राम काल में आवश्यकता पड़ने पर वापस बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये विश्राम काल कर्तव्य माना जाता है, यह याद रखना, विश्राम काल कर्तव्य माना जाता है। विश्राम कालीन विभाग कौन कौन से पढ़ के आए अपन पढ़ के आए, विद्यालय, महाविद्यालय, और तीसरा विश्राम कालीन विभाग दीवानी न्यायालय पढ़ के आए।
किसी भी विभाग के भाग विश्रामकालीन विभाग घोषित कर सकता है सक्षम प्राधिकारी। और राज्य में सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? राज्यपाल होता है। सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल किसी भी विभाग को विश्रामकालीन, किसी भी विभाग के भाग को, यानी कि किसी भी विभाग के किसी एक भाग को भी विश्रामकालीन घोषित कर सकता है। जिस प्रकार से पशुपालन संस्थाओं में अध्यापन में जुड़ी, यानी कि जो भी ये अपने जो वेटनरी के जिनको अपन बोलते हैं वेटनरी के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी पशु चिकित्सा के मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें भी विश्रामकालीन विभाग घोषित कर रखा है राज्यपाल ने। तो दोस्तों ये नियम क्या कहता है? विश्राम काल क्या कहता है? दायित्व अवकाश नहीं है, अवकाश नहीं है, दायित्व, एक पॉइंट। दूसरा, किसी भी विभाग के किसी भी भाग को सक्षम प्राधिकारी विश्रामकालीन विभाग घोषित कर सकता है। सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल है, तो राज्यपाल ने पशुपालन संस्थाओं में अध्यापन से जुड़ी संस्थाओं को विश्रामकालीन घोषित कर रखा है। इसके अलावा अपन न्यायालय, दीवानी न्यायालय का मामला भी पढ़ के आगे विश्रामकालीन विभाग है। और विद्यालय, महाविद्यालय, कला विज्ञान महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो सब विश्रामकालीन विभाग है। तो दोस्तों ये अपन उस नियम में पढ़ के आए। तो ये नियम 94 हो गया। और दोस्तों आज इस क्लास का अंतिम नियम, नियम 95, सेवा में वैधान के बिना किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त करने पर अवकाशों की क्या स्थिति बनेगी। दोस्तों कोई अस्थायी कर्मचारी था, कच्चा लगा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ था, या फिर कहीं संविदा पर लगा हुआ था, या निविदा पर लगा हुआ था, ऐसा अस्थायी कर्मचारी था और उसको सरकार ने क्या कर दिया? पक्का कर दिया। ऐसा दोस्तों बहुत बार होता है। जो दोस्तों अपने ये पैरा टीचर थे ना, इनको राज्य सरकार ने पक्का कर दिया था। ये अस्थायी कर्मचारी थे, इनको पक्का कर दिया गया। किसी कर्मचारी को अस्थायी यानी कि कच्चा कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी लगाए और उसको पक्का कर दिया गया, स्थायी कर दिया जाता है, तो पूर्व सेवा के उपार्जित अवकाश भी यथावत रहेंगे। उसने जो पहले अस्थायी कर्मचारी था तब तो अर्जित किए थे, बिना व्यवधान के होना चाहिए। यानी कि दोस्तों उसको बिना एक दिन भी सेवा में नौकरी से हटाए, जिस पद पे लगा हुआ है यो का यो उसको पक्का कर दिया जाए, यानी कि स्थायी कर्मचारी में बदल दिया जाए अस्थायी से, तो उसको पूर्व सेवा में उपार्जित अवकाश यथावत रहेंगे, यानी कि उनको लाभ मिलेगा। वो उसके आगे के, मान ले उसने अस्थायी कर्मचारी रहते हुए 150 दिन के उपार्जित अवकाश अर्जित कर रखे हैं, तो दोस्तों फिर उसको स्थायी कर दिया जाता है। तो दोस्तों 150 दिन के आगे उसके जो अर्जित करेगा स्थायी बनने के बाद, जो उपार्जित करेगा अवकाश, मान लो 100 दिन, तो ये उसमें जुड़ेंगे, समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, व्यवधान के बिना होना चाहिए बस। तो दोस्तों ये हो गया नियम संख्या 95। दोस्तों आज की क्लास में अपन ये तीनों ही नियम देखेंगे। मैं आपका समय जाया बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं अब अगली क्लास लेके आऊंगा। शाम को समय मिलेगा तो शाम को नहीं, जैसे भी मेरे को समय मिलेगा जब भी। दोस्तों आप अपनी तैयारी जो अपन पढ़ा रहे हैं ना, उसके अलावा एक एक पॉइंट को, एक एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हुए चलें। सेकंड पेपर की मैंने पूरे की रणनीति बताई है, उस आधार पे आप तैयारी करते हुए चलें। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको रणनीति अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करके बताना। मैं फर्स्ट पेपर की भी आपको शानदार रणनीति बताऊंगा, जो आपको लिमिटेड समय में तैयारी करने में आपके लिए मील का सब पत्थर साबित होगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।